गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसे छोड़ दिया तो क्या करेगा, अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अब अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लिया तो ऐसा क्या हुआ कि अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। तो अर्थ क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब देखिए, अर्थ का मास भी होता है, ऑब्जेक्ट का मास भी होता है। तो अर्थ अपने चारों तरफ एक ऐसा अपने फील्ड क्रिएट कर लेता है कि अगर उसके फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ के पास भी मास है और उस ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी के बिहाफ पे एक बना है इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, m2। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट m1 और m2 r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, उनके बीच का सेपरेशन क्या है, r। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज F। भाई ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F से, तो ये वाला मास भी इस वाले मास को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगता है, दैट इज g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और इस g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है। तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2, उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F, वो g m1 m2 बाय r स्क्वायर का होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे g आया है, तो g जो होता है, g का स्पेसिफिक वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखिए यूनिट देख लेते हैं g का। तो यहाँ से g जो होगा वो F_r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 होगा। ठीक है, तो F का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मास इंटू मास क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ g विथ यूनिट्स। तो g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू क्या हो जाएगा, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये g का वैल्यू आ गया, समझ में आ गया। अब g का यूनिट पता चल चुका है, मैं अब d का डायमेंशन भी लिख सकते हैं हम, डायमेंशन ऑफ g का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का क्या होता है ml/t-2, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा l स्क्वायर, मास का क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो g का हो जाएगा m ऊपर चला जाएगा m-1, ये क्या हो गया l3t-2। तो डायमेंशन ऑफ g क्या हो जाएगा m-1 l3t-2। समझ में आ गया। तो देखिए दो मासेस हैं जिनके बीच का सेपरेशन क्या है r, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन किया आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आया, कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया g, और g का स्पेसिफिक वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। और जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, नोट करिए इसको। अब देखिए ग्रेविटेशन लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये m1 है, यहाँ पे क्या है m2, उनके बीच का सेपरेशन कितना है r, ठीक है। अब देखिए ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ रोटेट कर रहा होगा, इसका नाम रख दिया फोर्स F21, और ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ रोटेट कर रहा होगा, तो इसको रख दिया हमने F12। तो F12 जो होगा वो इसको हम लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय मास 2 ऑन मास 1। F21 जो होगा वो फोर्स एक्सर्टेड बाय मास 1 ऑन मास 2, ठीक है। ओके, इसमें हम दो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, एक R12 और एक R2, क्योंकि फोर्स चाहिए हमें, तो मैग्नीट्यूड तो पता है उनके बीच का, बट डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। तो R12 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2, और ये है यूनिट वेक्टर फ्रॉम M2 टू M1। तो R12 वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और R21 वेक्टर किधर होगा, वो होगा इधर। R21 इधर है और F21 इधर है। और देखिए R12 का मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, बट हाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसके लिए हम क्या साइन लगा सकते हैं, माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने साइन क्या लगा दिया, माइनस का। अब देखिए मैं F12 को लिखना चाहता हूँ, तो F12 क्या होगा, F12 का मैग्नीट्यूड इंटू F12 की डायरेक्शन क्या है, F12 की डायरेक्शन है R12 क्या, F12 का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे, R12 वेक्टर। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, F12 आ गया वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। और इसी तरह हम निकाल लेंगे F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या होगा, F21 का मैग्नीट्यूड इंटू इसकी डायरेक्शन क्या है, R12 कैप है, क्योंकि F21 इधर लग रहा है, R12 इधर है। तो F21 की वैल्यू लिख सकते हैं, वो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। चाहे ये इस पे लगा रहा हो फोर्स या ये इस पे लगा रहा हो, तो दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है, मासेस सेम है, लिख दिया। सॉरी जी आएगा यहाँ पे, क्या लिख जी m1 m2, इधर भी जी m1 m2 इंटू क्या लिख दिया, R12 क्या, ठीक है। अब देखिए जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, R12 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R12 कैप। ये क्या गया, F21 वेक्टर है, F12 वेक्टर इक्वल टू, इसको लिखते हैं जी m1 m2 R12 कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, F12 के बराबर है। देखिए पूरा वैल्यू F12 के बराबर है, तो इसका मतलब F21 जो होगा वो माइनस ऑफ F12 के बराबर होगा। या इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स M1 मास M2 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स M2 मास M1 पे लगाएगा, ठीक है। बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब दिस फॉलोस
एक्शन रिएक्शन पेयर, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन के किसको फॉलो करता है? थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब जितना फोर्स m1 पार्टिकल m2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स m2 पार्टिकल m1 पर लगाएगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो दो पार्टिकल होंगे m1 और m2 मास के, उनका सेपरेशन कितना होगा? r। तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो G(m1m2) बाय r स्क्वायर के होगा। ठीक है, अब इस फोर्स से रिगार्डिंग हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो फोर्स है वो हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा। भाई देखो, ये दोनों चार्जेस हैं, दोनों मासेस हैं, तो इस पे ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो इस पे इधर लग रहा है फोर्स, ये इस पे इधर लगा रहा है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग लग रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग लाइन जॉइनिंग। ठीक है, ये जो फोर्सेस लगते हैं अलोंग द क्या होंगे? लाइन जॉइनिंग लगेंगे। ठीक है, दैट्स वाई gravitational force are called central force। तो यही कारण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। जो भी फोर्सेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्ट करते हैं वो फोर्सेस क्या कहलाते हैं? सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है द फोर्स बिटवीन मासेस depends on intervening force between masses does not depends on intervening medium। बोल रहा है कि इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मीडियम में डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों मासेस को मैंने अगर वाटर में भी डिप्ट कर दिया तो उनके बीच लगने वाला फोर्स अभी भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी मीडियम में हो फर्क नहीं पड़ता, फोर्स का वैल्यू क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो मतलब दूर दूर तक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? लग सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा जो भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको फॉलो करते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करते हैं। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, इंटरवेनिंग मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, नोट करिए इसको।
उसके बाद देखिए इसी में एक होता है सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है जैसे एक मास है, उसके चारों तरफ हमने बहुत सारे मासेस रख दिए, ठीक है। तो वो सारे मासेस क्या करेंगे, उस सिंगल मास पे फोर्स लगाएंगे मिलके। तो हम क्या करेंगे, उन सारे फोर्सेस को जोड़ लेंगे, और तो जो नेट फोर्स निकलेगा वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर एक मास के चारों तरफ और बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं, उन सारे मासेस की वजह से हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए क्या होता है, इसमें एक m0 मास है, इधर m1 मास है, इधर क्या m2 मास है, इधर m3 मास है, और ऐसे ही mn मास है। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r01, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r02, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r03, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r0n। ठीक है, हमें निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m0। ठीक है, तो देखिए ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मास भी इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये वाला मास भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फोर मासेस मासेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो मान लीजिए ये अट्रैक्ट कर रहा है F01 से, ये अट्रैक्ट कर रहा है F02 से, ये अट्रैक्ट कर रहा है F03 से, फोर्सेस के नामकरण कर रहे हैं बस, और ये अट्रैक्ट कर रहा है F0n से। ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m0, तो F0 जो होगा वो हो जाएगा F01 वेक्टर सम पढ़ते हैं प्लस F02 प्लस F03 अप टू सोन F0n, n नंबर ऑफ मासेस हैं। तो F0 क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच का फोर्स लिख लेंगे। तो जैसे G m1 कितना है, G m1 m0 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है r01, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, और इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी हम ले लेते हैं r01 कैप, इसी तरह r0n कैप, इसी तरह r03 कैप, है ना, इसी तरह r02 कैप। तो क्या हो जाएगा r01 कैप, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन होगी, प्लस जी m2 m0 डिवाइड बाय r02 इसका होल क्यूब इंटू r02 कैप, प्लस जी m3 m0 डिवाइड बाय r03 इसका होल क्यूब इंटू r03 कैप, अप टू सोन जी mn m0 डिवाइड बाय r0n इसका होल क्यूब इंटू r0n का कैप। समझ में आ गया। तो देखिए सबका अलग अलग फोर्स निकाल के हमने जोड़ दिया, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका मतलब ये होता है कि अगर एक मासेस के चारों तरफ हमने बहुत सारे मासेस रख दिए हैं, और वो सारे मास उस सिंगल मास पे फोर्स लगाएंगे, उन सारे फोर्सेस को आप निकालिए और जोड़ दीजिए, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है। ओके, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करना होता है, हमें एक सिंगल पार्टिकल पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए इसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके वर्टिसेस पे मासेस रखे हुए हैं, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, साइड कितना है ये, ठीक है। ये वर्टेक्स नंबर a मान लो, ये b है और ये क्या है c।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, इनकी जो एंगल्स होंगे साहब वो क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, हमसे बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए वाले वर्टेक्स पे जो प्लेस्ड है मास, उस पर नेट फोर्स निकालिए। ये हमें दे रखा है, ठीक है, जो हमें दे रखा था ए दे रखा था, मासेस दे रखे थे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है। यहाँ पे मास है m, यहाँ पे मास है m, यहाँ पे मास है m। तो ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं वो फोर्स क्या है F1। ये वाला मास भी इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उस फोर्स को क्या मान लेते हैं F2। और तो इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, ओके। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। तो F1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी है। तो F1 का वैल्यू हो जाएगा GM², देखो GM1 M2, यानी ये मैं लिख लेता हूँ GM × M डिवाइड बाई A², यानी F1 का वैल्यू होगा हमारे पास GM²/A²। इसी तरह F2 का वैल्यू लिख सकते हैं GM1 M2 दैट इज GM × M डिवाइड बाई A², यानी F2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास GM²/A²। ठीक है, ये F1 निकाल लिया, ये हमने F2 निकाल लिया। अब देखिए ये वेक्टर है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री आ रहा है। तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा था, याद करिए रिजल्टेंट R = A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे A और B का काम कौन कर रहा है, F1 और F2। तो यानी F0 जो Fnet जो हो जाएगा हमारे पास √of F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखिए Fnet क्या आएगा, √of जो F1 का वैल्यू कितना है GM²/A², इसका होल स्क्वायर। F2 का वैल्यू है GM² डिवाइड बाई A², इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 GM²/A², M फिर M²/A² इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो Fnet बराबर देखिए ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी देखो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, आपस में दो बार आ गया ना ये, ठीक है। तो ये भी सेम, ये भी सेम, इसे तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं इसको, दैट इज 3 टाइम्स GM²/A² का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना देगा √3 इंटू इसको, जिससे तो कैंसिल हो जाएगा GM²/A²। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है। तो समझ में आ रहा है ये। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी एक मास पे नेट फोर्स निकालना, ठीक है। तो इस मास के नियर बाय दो मास रखे हुए थे mm, उसकी वजह से हमें इस पर नेट फोर्स निकालना था। तो हमने इसमें क्या कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, नेट फोर्स उस पर निकाल लिया। अब नेट फोर्स क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो दोनों एंगल देख लिया हमने कि दोनों फोर्सेस किस एंगल पे आ रहे हैं। एंगल मिल गया तो हमने क्या कर दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी लगा दिया। क्लियर है, ओके, नोट करिए इसको।
तो समझ में आ गया था ये। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर है हमारे पास। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? ओके, नाउ देखिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन करते हैं। एक मास दे रखा है हमारे पास 2 kg का, एक दूसरा मास दे रखा है हमें 3 kg का, उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है हमें लेट से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स या फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F=G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जी कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास का पहला वैल्यू कितना है 2, दूसरी वैल्यू कितनी है 3, डिस्टेंस कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें सारी वैल्यू SI यूनिट में पुट करनी होती है। तो F दोगा हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 डिवाइड बाय, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर के होता है। यहाँ पे लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो F का वैल्यू कितना आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴। तो F का वैल्यू देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 डिवाइड बाय 10⁻², ये पड़ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करो, 6 7 जो 42 2 0, ठीक है 6 7 जो 42 40 टू 10⁻⁻9। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 40.02 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गया हमारे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो समझना होगा हमें कि क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, मासेस हमें दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फार्मूला हमें डायरेक्ट लगा दिया, G m1 m2 आर स्क्वायर। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें वैल्यू जो पुट करनी होती है वो SI यूनिट में पुट करनी होती है। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर को वैसे ही 10 लिख देते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। ओके, तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, वेक्टर अगर आपको अच्छी तरह आता हो तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे ये A B C D दे रखा है, इनके वर्टिसेस पे मासेस रखे हुए हैं सेम आइडेंटिकल, सबका साइड कितना है A। ठीक है, तो स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस पे मास रखे हुए हैं mm, सबका साइड कितना है A, नाम भी दे रखा है वर्टिस का ABCD। तो उसे बोला फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास M प्लेस्ड एट वर्टेक्स B। वर्टेक्स पे जो
मास रखा हुआ उस पर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखिए ये हमने डायग्राम बनाया, यहाँ एम मास है, यहाँ एम मास है, यहाँ एम मास है और यहाँ पे एम मास। अब देखिए इस पे मास, इस पे फोर्स निकालना, ये बी है, तो इस पे देखिए सब फोर्स लगा रहे होंगे। इस पे एक तो ये वाला फोर्स लगा रहा होगा अपनी तरफ, इस पे ये वाला मास अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा, खींच रहा होगा इसको, और ये वाला मास भी अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे। तो ये फोर्स हम मान लेते हैं F1, ये क्या मान लिया F2 और ये क्या मान लिया हमने F3। देखिए A है, ये है, A है, ये है, तो डायगोनल कितना होता है स्टूडेंट्स, √2A होता है। देखिए F1 का वैल्यू अगर हम लिखें तो F1 का वैल्यू देखिए, F1 इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, डिस्टेंस कितना है, मासेस कितना है mm, तो क्या हो जाएगा gm² डिवाइड बाई a²। इस तरह F2 कैलकुलेट करूँ, दो मासेस क्या है mm, डिस्टेंस कितना है a, तो कितना हो जाएगा gm² बाई a²। ठीक है, और F3 निकालना चाहें तो F3 का वैल्यू हो जाएगा gm² डिवाइड बाई √2a इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, √2a है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी F3 का वैल्यू कितना हो जाएगा gm² डिवाइड बाई 2a²। क्लियर है, तो F1 भी आ गया, F2 भी आ गया और F3 भी आ गया। अब देखिए F1 और F2 का वैल्यू सेम है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F ले लें तो दैट इज gm² बाई a² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये स्क्वायर था, इधर लग रहा है फोर्स F, इधर लग रहा है फोर्स F। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट देखिए स्टूडेंट बाइसेक्टर से जाता है ना, और ये बाइसेक्टर ही तो है 45 पे। इसका मतलब इधर कितना आ जाएगा, देखो दो फोर्सेस जब 90 डिग्री पे होंगे F और F, तो रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बाइसेक्टर से होके जाएगा, और वैल्यू कितनी होगी इसकी √2F। फॉर्मूला हमारे पास F नेट बराबर, दो जब फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका फॉर्मूला F1 + F2² होता है, दैट इज √2F। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी √2F। अब इसी लाइन पे क्या कौन सा फोर्स लग रहा था, F3 भी लग रहा था। इसी लाइन पे क्या लग रहा है, F3 भी लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो F नेट बराबर कितना हो जाएगा, F3 + √2F। F3 का वैल्यू कितना है gm² बाई 2a² और √2F का वैल्यू कितना है gm² बाई a²। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, नेट फोर्स आ गया। समझ में आ रहा है, तो देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ। पार्टिकल बी पे मुझे नेट फोर्स निकालना था, तो सबसे पहले अब ये देखिए इस पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है, ये लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा। ये वाला मास जो है इस पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला मास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और फोर्स हमेशा अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ही लगता है, तो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग है, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग है, अलॉन्ग द, तीनों फोर्स निकाल लिए। F1 F2 और F3 कैलकुलेट कर लिया हमने, और हमने देखा कि F1 और F2 का वैल्यू सेम है gm² बाई a², तो हमने उसको F मान लिया। तो देखिए इस पॉइंट पे, इस मास पे एक F लग रहा था, इधर लगा था, एंगल कितना था 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बाइसेक्टर पे आएगा, दैट इज वैल्यू कितनी होगी इसकी √2F, और F का वैल्यू हमें पता है, हम ये पुट करेंगे लास्ट में। और F3 भी इधर ही था डायगोनल के अलॉन्ग, ये भी डायगोनल के अलॉन्ग आया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस जुड़ जाएंगे और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट में हम F3 को भी पुट कर देंगे और F को भी पुट कर देंगे। क्लियर है, ओके, थैंक यू।